बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहाँ पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। 2025 मैं 225, ये मेरा टारगेट। बिहार की जनता को घूस पर ही लोग चाहते हैं वोट लेना। आप अगर अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं कि आप गलत भ्रष्टाचारियों लुटेरों के साथ रहना चाहते हैं, बिहार की जनता को तय करना है। साल के सबसे बड़े चुनाव की डेट आ चुकी है। बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो गया। कई लोग इसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन भी कह रहे हैं। भाई, दिवाली और छठ के बाद ही बिहार में वोटिंग होगी और 14 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी। बिहार इस साल का दूसरा विधानसभा चुनाव है। इससे पहले 2025 की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी ने 27 साल के बाद बीजेपी को दिल्ली में सत्ता में वापसी कराई थी। दिल्ली चुनाव से लेकर बिहार चुनाव के बीच हालात हालांकि बहुत बदल गए। इस बीच देश देख चुका कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह धोया ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश ट्रंप से टकराने में भी पीएम मोदी का दमखम देख चुका है और कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने जीएसटी के रेट कम करके लोगों को बड़ी राहत दी। इसके अलावा बिहार के लिए पीएम मोदी ने जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, जो नई नई स्कीम्स शुरू की हैं, उसका भी चुनाव में दिख सकता है असर। यानी कुल मिलाकर बिहार चुनाव की तारीखों से पहले पीएम मोदी ने पूरा गेम सेट किया है बॉस। अब उसका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, इस पर चर्चा होनी। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और राहुल गांधी है। यह चुनाव इंडी गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी का भी भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि इंडी गठबंधन का चेहरा बने राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी से हार रहे हैं। बिहार का चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है। वो नीतीश कुमार जिनके लिए विपक्ष यही कहता रह गया कि अरे नीतीश जी तो आज पलटी मारेंगे, कल पलटी मारेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगे। लेकिन बॉस, बिहार में एनडीए ने बाजी मार ली, पलटी तो नीतीश कुमार ने नहीं मारी। विपक्ष के बचे खुचे अरमानों की भी हवा निकल जाएगी चुनाव में, यह एनडीए दावा कर रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कैसे बिहार में सियासी संग्राम शुरू हो गया है, आज आपको वो बताऊंगा। लेकिन पहले उससे पहले बिहार में चुनाव की तारीखें क्या हैं, जरा उसके बारे में आपको बता दूं। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरण में वोटिंग होगी। पहले फेज में 6 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 18 जिले, 121 सीटें। दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी 5 दिन बाद, 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट पड़ेंगे और मात्र 3 दिन बाद 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा। बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव क्यों खास हैं, चुनाव किन मुद्दों पर होगा, चुनाव की तारीख को लेकर तेजस्वी, कांग्रेस, अमित शाह क्या बोल रहे हैं, और इसको लेकर जो हमारे पास पोल ऑफ पोल्स है, जो अभी शुरुआती सर्वेज हो रहे हैं, वो बिहार की क्या जमीनी हकीकत बता रहे हैं। प्रशांत किशोर क्या कर पा रहे हैं, ओवैसी क्या कर पा रहे हैं, एनडीए को कितनी सीटें, महागठबंधन को कितनी सीटें, ये सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज तारीख का ऐलान हुआ चुनाव की और कैसे बवाल मच गया, एक झलक देखिए। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहाँ पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। 2025 मैं 225, ये मेरा टारगेट। बिहार की जनता को घूस पर ही लोग चाहते हैं वोट लेना। आप अगर अच्छे लोगों के साथ खड़े हैं कि आप गलत भ्रष्टाचारियों लुटेरों के साथ रहना चाहते हैं, बिहार की जनता को तय करना है। बिहार का चुनाव इस मायने में बहुत दिलचस्प है और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सबका जबरदस्त टेस्ट होना है। भाई, आप देखिए ना, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार डिफेंडर हैं। उनका टेस्ट है कि वो अपनी जो उनकी सत्ता चली आ रही है उसको डिफेंड कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चैलेंजर बने हुए हैं कि हम चैलेंज कर रहे हैं, हटाओ इनको, हम आएंगे सत्ता में। तो उनका टेस्ट है कि चैलेंजर के तौर पर वो क्या कर पा रहे हैं। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे डिसरप्टर हैं, उनका भी टेस्ट है। जैसे नहीं होता गेम में, आप देखते हैं डिसरप्टर आता है और पूरा सिस्टम हिला देता है, तो ये लोग डिसरप्टर हैं।
और अगर ये डिसरप्शन पैदा करेंगे तो किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। इन्हीं सब पर पूरे चुनाव का फोकस है। और आप इस बात को देख लीजिए कि पिछली बार बिहार का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था वो बहुत क्लोज फाइट वाला इलेक्शन था बॉस। 2020 का अगर आप रिजल्ट देखिए, पहले रिजल्ट देखिए फिर बताऊंगा कि 2020 से इस बार के चुनाव में क्या पलट गया है, क्या बदल गया है। लेकिन अगर आप पिछले बार का देखेंगे, ये बिहार का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, याद रखिए कि बिहार में पिछली बार बहुत क्लोज फाइट हुई थी। 2020 के इलेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली बार टोटल सीट कितनी है बिहार में? 243 सीट की विधानसभा है। और आपको बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? बहुमत के लिए यहां पर आपको 122 सीट चाहिए। तो एनडीए को पिछली बार अगर आप देखेंगे सीट और वोट शेयर, ये अगर आप दोनों का कंपेयर करेंगे, एनडीए को पिछले बार सीट आई थी 125 और वोट शेयर था 37.26% एनडीए का। महागठबंधन को अगर आप देखिएगा कि उसकी स्थिति क्या थी, उसमें अगर आप देखिएगा तो 110 सीट आई थी महागठबंधन को और उसका वोट शेयर देखिए 37.23%। मतलब नेक टू नेक इतनी क्लोज फाइट थी और मात्र 0.03% वोट शेयर के अंतर में 15 सीट का फर्क आया और उसी में सरकार बदल गई। और दोनों के बीच अगर आप वोट का अंतर देखिएगा, टोटल वोट जो दोनों को मिला, एनडीए और महागठबंधन, वोट का अंतर मात्र 12,000 वोट, मात्र 12,000 वोट के अंतर से सरकार बनी थी एनडीए की बॉस। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि इस बार का चुनाव जो है वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब पिछला चुनाव जो हुआ था और इस बार जो चुनाव हो रहा है, इन 5 सालों में क्या अंतर आया है पहले वो समझिए, फिर आपको बताता हूं कहां क्या खेला हो रहा है। भाई पहली बात, नीतीश कुमार 5 साल में 2 बार पाला बदल चुके हैं। चुनाव जीतने के 2 साल बाद बीजेपी छोड़कर लालू जी के साथ गए, फिर 2 साल के अंदर ही लालू जी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। दूसरी बात, बिहार में पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और करीब 40 सीटों पर एनडीए को नुकसान किया था, जिसमें अकेले जेडीयू को 33 सीट पर नुकसान हुआ था। तो ये एक बड़ा चेंज होगा क्योंकि इस बार एलजेपी साथ में लड़ रही है। तीसरी बात, बिहार में इस बार नए प्लेयर प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। उधर ओवैसी पिछली बार से भी ज्यादा एक्टिव बिहार में दिख रहे हैं। तो भाई अगर उधर आप मान के चल रहे हैं कि एनडीए का जो वोट कटा था चिराग पासवान की वजह से, वो नहीं कटेगा क्योंकि चिराग पासवान इस बार साथ में लड़ रहे हैं, तो भाई लेकिन फिर सवाल है प्रशांत किशोर किसका वोट काटेंगे, और उधर ओवैसी महागठबंधन के मुस्लिम वोट काटेंगे कि नहीं काटेंगे। आप सुनिए बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे जो प्लेयर्स हैं, जिनको अभी लोग कह रहे हैं कि अरे ये तो डिसरप्टर हैं, वो क्या क्या कह रहे हैं, कैसे असदुद्दीन ओवैसी खुला मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। एक बार सुनिए जरा, फिर आगे की बात बताता हूं। देखो, यादवों का नेता हर समाज का, ठाकुरों का, ब्राह्मण भाइयों का नेता है, भूमियारों का नेता है, ईबीसी का नेता है, पसमानदा तबकात का नेता है, मांझी का नेता है, पासवान का नेता है, अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो बिहार में 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। भाजपा के लोग कई चरणों में चुनाव इसलिए कराते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी आए और प्रचार करें। ये ऐसी सोच रही है उनकी। मैं भी उस दल के साथ काम मैंने किया है और हम लोग जानते हैं, इसीलिए ऐसे 8-8, 9-9 चरण में चुनाव कराए जाते थे कि ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की सभाएं हो सके। अब कहीं ना कहीं भाजपा ने भी मान लिया है कि भैया मोदी जी कितना भी सभा कर ले, उससे परिणाम बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा है भैया 2 ही चरण में कराकर खत्म करो। ओवैसी और प्रशांत किशोर जैसे एक्स्ट्रा प्लेयर क्या कह रहे हैं, पिछले चुनाव से अब तक के चुनाव में बिहार में क्या बदला है वो तो आपने देख लिया। लेकिन अब बिहार का चुनाव जिस माहौल में हो रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। 5 महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 15 दिन पहले जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यह चुनाव होने जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव जो है उसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े टेस्ट होने हैं। और इसी बीच में यह भी देखिए कि वोट चोरी का नाम लेकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने खूब माहौल बनाया। इसे भी बिहार चुनाव का एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन आज की डेट में इस मुद्दे की ज्यादा कोई चर्चा नहीं है। बिहार में आराम से एसआईआर हो गया, इलेक्शन की डेट भी आ गई, लेकिन ना राहुल गांधी अब कुछ वोट चोरी पर बोल रहे हैं, ना इंडी गठबंधन या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। जिस तरह का अटैक राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग पर किया था, उसमें चुनाव आयोग के सामने भी बिहार चुनाव का एक बड़ा चैलेंज।
बिहार में 22 साल बाद एसआईआर होने के बाद चुनाव हो रहा है बॉस। एसआईआर को लेकर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा बवाल मचा। चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर रहा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इसलिए बिहार में चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता की। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटर वेरिफिकेशन के बाद बिहार के कुल 7 करोड़ 43 लाख मतदाता हैं। इसमें से 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन ना हो, इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर 1200 मतदाता की संख्या तय कर दी गई है कि उससे ज्यादा एक पोलिंग बूथ पर मतदाता होगा ही नहीं। बिहार में कुल 90,712 पोलिंग बूथ होंगे। हर बूथ पर औसत 818 वोटर का अनुमान है। मतदाता पोलिंग बूथ तक मोबाइल ले जा सकेंगे। पोलिंग बूथ के बाहर ही मोबाइल जमा करने की सुविधा मिलेगी। ईवीएम में उम्मीदवारों की कलर्ड फोटो लगी होगी। बिहार के चुनाव को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार हर सीट के लिए एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी होंगे जो बिहार से बाहर के होंगे। इसके अलावा हर जिले में एक पुलिस ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति होगी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि लोग उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के 10 दिन पहले तक भी अपने नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग को घेर लिया। आरोप लगा दिया कि बिहार सरकार और उनके मंत्रियों को लेकर तमाम खुलासे हुए, लेकिन चुनाव आयोग ने संज्ञान ही नहीं लिया। कांग्रेस ने बिहार के डिप्टी सीएम की शिक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग को खरी खोटी सुना दी। सुनिए चुनाव आयोग के ऐलान के बीच कांग्रेस क्या कह रही है। इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर अभी बार बार वोट चोरी के और भाजपा के पिट्ठू बनने के आरोप लग रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, आप नई नई टाइयां खरीद के यहाँ पटना में लोगों को गुमराह करने के लिए आ रहे हैं। नए सूट वूट होके पहन के आ रहे हैं आप सम्राट चौधरी पर एक्शन कब लेंगे? मुरैठा वाले मंत्री पर उनका ये नहीं पता वो 7वीं फेल हैं 8वीं पास हैं। इधर कांग्रेस चुनाव आयोग पर हमलावर है, उधर चुनाव आयोग ने विपक्ष की एक बड़ी मांग को पूरा कर दिया। साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव ऐलान हुआ था, तब विपक्ष ने चुनाव आयोग के सामने यह मांग रखी थी कि ईवीएम वोटर्स की फाइनल काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जानी चाहिए। साल 2024 में चुनाव आयोग ने विपक्ष की इस मांग को यह कहकर खारिज कर दिया कि चुनाव के बीच में चुनावी प्रक्रिया नहीं बदली जा सकती बॉस। लेकिन अब चुनाव आयोग ने यह तय कर दिया है कि ईवीएम वोटर्स के लास्ट राउंड की काउंटिंग से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग को पूरा करना जरूरी होगा। पोस्टल बैलेट मतलब डाक के मतपत्रों की गिनती। जो लोग किसी वजह से पोलिंग बूथ पर आकर वोट नहीं डाल पाते, सरकारी कर्मचारी हो गए वगैरह वगैरह, वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करके वोट डालते हैं। सैनिक, पुलिसकर्मी, चुनावी ड्यूटी में लगे हुए जो लोग हैं, उनके वोट पोस्टल बैलेट से आते हैं। तो पहले क्या होता था कि पोस्टल पहले गिना गया, उसके बाद जो है वो ईवीएम खुला, और कई बार ऐसा होता था कि पोस्टल बैलेट गिनते जा रहे हैं, ईवीएम की काउंटिंग खत्म भी हो गई। अब यह है कि लास्ट राउंड का जो ईवीएम का वोट है वो तभी गिना जाएगा जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी। बिहार चुनाव की तारीखें आने के साथ ही सारी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे भी ठोक रही हैं, नए नए नारे लॉन्च हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिहार में जारी रहेगी विकास की तेज रफ्तार, 14 नवंबर को फिर एक बार एनडीए सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरा विश्वास है बिहार की जनता इस बार भी विकास की राजनीति को चुनेगी। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं बल्कि उत्सव की शुरुआत है। 20 साल बाद ऐसा महा त्योहार आएगा जो समस्त दुख तकलीफों का हरण करेगा। कांग्रेस ने नारा दिया है कि वोट का अधिकार बदल दो सरकार। यानी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते हर दल अपनी जीत के दावे में भी लग गया। अभी तक यही लोग कह रहे थे कि वोट चोरी हो गया है, अब ये जीत का दावा कर रहे हैं। कल को जीत गए तो गुड, अगर हार गए तो फिर बैड हो जाएगा कि देखिए हम तो कह ही थे कि वोट चोरी हुआ है। अब नहीं कर रहे वोट चोरी, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो जीत का दावा ठोक रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीटों का नंबर भी बता दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए बिहार में 243 सीटों में से 225 सीट जीतेगा। एनडीए। सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के दावे, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं वो क्या दावा कर रहे हैं। 2025 मैं 225, ये मेरा टारगेट है और ये टारगेट हम पूरा करेंगे। बिहार की जनता इन्हें नकार चुकी है। 2010 में जैसे ये 20-22 सीट पर अटक गए थे, उससे भी कम जाएंगे।
जिस तरह से राहुल गांधी जी लगभग 1 साल से बिहार में एक्टिव है और खुद सड़कों पे उतरे हैं, तो लोग भी बहुत उम्मीद से कांग्रेस को भी देख रहे हैं, महागठबंधन को देख रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा सब बर्बाद हो चुका है। चूहा पुल गिरा देता है, बांध काट देता है, चूहा शराब लीटरें पी जाता है। जहां बालिका गृह जैसे कांड हुए, जहां पेपर लीक हुआ, जहां कोई कार्रवाई नहीं की गई, जहां के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अब बिहार के लोगों ने ठाना है और 20 साल से अब ये मौका मिला है बिहार के लोगों को कि अब बिहार को बदलें, इस सरकार को बदलें। जीत के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन बिहार की असली चुनावी हकीकत क्या है, किसका पलड़ा भारी है, यह भी समझना जरूरी है। खास तौर पर उन फैसलों पर ध्यान देना जरूरी है जो फैसले इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के 3 फैसले बिहार में बहुत चर्चा में बॉस, उनको गेम चेंजर बताया जा रहा है। जैसे बिहार की करीब 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देना। इस योजना के तहत बिहार की महिलाओं को रोजगार चलाने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। यह नहीं कि वो दूसरा वाला मॉडल खटाखट वाला कि अरे सबके अकाउंट में डाल देंगे, नहीं, रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में दिया जा रहा है। और जो अच्छा करेगा रोजगार, जिसका बेहतर चलने लगेगा, उसको और आर्थिक मदद की जरूरत होगी तो वो दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला। दूसरा, 20 से 25 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए देना। इसके तहत 5 लाख युवा लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिलेगी। बिहार में 25 साल से कम उम्र के युवा करीब 57% हैं, 57%, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। बिहार के बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं की सोशल सिक्योरिटी पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1100 रुपए कर दिया गया है। इस योजना से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच रहा है। यानी आप देखिए कि अगर इन 3 योजनाओं की ही बात कर लीजिए तो महिला, युवा, बुजुर्ग तीनों इसमें कवर हो गए। यह राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए बड़ा चैलेंज है कि इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के इन फैसलों के सामने कैसे टिकेगा। इतना ही नहीं, आज चुनाव की तारीख के ऐलान और आचार संहिता के लागू होने से पहले तक भी बिहार सरकार ने बड़े बड़े काम निपटा दिए। आज नीतीश कुमार ने बिहार की 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कर दिया। इस दौरान सीएम नीतीश ने खुद मेट्रो में सफर भी किया। पटना में मेट्रो की शुरुआत के साथ ही पटना देश का 24वां शहर बन गया है जहां मेट्रो ट्रेन दौड़ रही है। हालांकि नीतीश कुमार के इस उद्घाटन पर भी विवाद हो गया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से आधे अधूरे मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। सुनिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। ये तो जग जाहिर है, बीजेपी के दफ्तर से बीजेपी के द्वारा अनाउंसमेंट है। छठ में बहुत घूस दिए हैं बीजेपी के लोग। बिहार की जनता को घूस पर ही लोग चाहते हैं वोट लेना। कभी 10,000, कभी 300, कभी 200, कभी ट्रेन देके, कभी बस का लालच देकर। बिहार सरकार की योजना और सौगात को पप्पू यादव घूस बता रहे हैं। और घूस की बात वो पप्पू यादव कर रहे हैं जिन पर अक्सर जनता को पैसे बांटने के आरोप लगते हैं। ये देखिए, खुले में पैसा बांटते हैं। इनके कई वीडियो वायरल हैं जिसमें वो जनता को पैसे बांटते दिखते हैं और खुद मान चुके हैं कि जनता को भर भर के पैसे बांटते हैं। पप्पू यादव इसे उपकार का काम बताते हैं। फ्री में नोट बांटना उपकार का काम है। सरकार का योजना लाना जो है वो इनको गलत लग रहा है। ये खुद जो करते हैं उसको गरीबों की मदद बताते हैं। सरकार की योजना इनको घूस लगती है। ये घूस देना नहीं है। कौन बात का पैसा बांट रहा है? गरीब को दे रहे हैं ऐसे खुले में। इंडी गठबंधन के टारगेट पर चुनाव आयोग है और दूसरा टारगेट नीतीश कुमार है। तेजस्वी यादव बिहार में एक बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार की सेहत का भी बना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें नीतीश कुमार पीएम मोदी के कार्यक्रम में हाथ जोड़कर बैठे रहे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस दयनीय स्थिति में देख के आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रोग्राम है तो उसमें देखिए वो नीतीश कुमार शायद स्क्रीन पर देख के हाथ जोड़ रहे हैं, तो उसी का तेजस्वी यादव मजाक बना रहे हैं कि क्या अजीब हरकतें करते माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं क्या? बिहार में पहली बार प्रशांत किशोर भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। केजरीवाल बिहार में कितना बड़ा फैक्टर है वो भी आपको बता देता हूं। बिहार में अगर आप देखिएगा आम आदमी पार्टी, जरा इसका हाल भी देखिए। बिहार में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है, इसका अगर आपको हाल बताओ, 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था
उसमें कितने सीट पे लड़ी थी ये आम आदमी पार्टी? लड़ी थी 39 सीट, 39 सीट पर। और इनको जो वोट मिला था, वोट प्रतिशत, वो था 1% वोट मिला था। एक भी विधानसभा सीट पर ये लीड भी नहीं ले पाए थे। फिर ये 2019 में भी लड़े कि ना, अभी कैसे मान जाएंगे जी, अभी 2019 में भी लड़ेंगे, लोकसभा में लड़े, तब विधानसभा में अभी तक नहीं लड़ते, विधानसभा में पहली बार लड़ रहे। तब विधानसभा में ये 3 सीट पे लड़े, इतना इस बार कम पे लड़ते हैं, बढ़िया करें। और इनका जो वोट प्रतिशत आया था वो था 0.06%, 0.1% से भी नीचे बॉस, 0.1। अपने ही घर के 4 लोग, जो 3 लोग खड़े हुए होंगे, वो घर के लोगों को भेजेंगे, जाओ तुम तो दे दो यार। फिर 2020 में कोरोना का हवाला देकर विधानसभा चुनाव में उतरे ही नहीं, और 2024 का बिहार लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने नहीं लड़ा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए अभी 1.1% वोट नहीं आए लोकसभा में। उधर प्रशांत किशोर केजरीवाल के साथ एक फैक्टर बिहार में ओवैसी भी है। ओवैसी का प्रभाव बिहार के सीमांचल के इलाके में, सीमांचल को देखिए तो इसमें 4 जिले आते हैं और कुल 24 विधानसभा सीटें। यहां पर दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर को होनी है। इसमें किशनगंज की 4 सीटें हैं, अररिया में 6, कटिहार में 7 सीटें और पूर्णिया में 7 सीटें। यहां पर अधिकांश सीटों पर बड़ी मुस्लिम आबादी है। सीमांचल ही वो इलाका है जहां ओवैसी ने पिछली बार 5 सीटें जीती थी, और इस बार भी ओवैसी यहीं पे ताल ठोक रहे हैं। ओवैसी लगातार बिहार में है, चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। पिछली बार आरजेडी ने ओवैसी के 4 विधायक जो जीते थे सब तोड़ लिए थे। अब ओवैसी लालू और तेजस्वी से बदला लेने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 4 का बदला 24 से लूंगा। सुनिए किशनगंज की रैली में ओवैसी ने लालू तेजस्वी को क्या चैलेंज दिया है। ओवैसी से लेकर हर छोटा बड़ा नेता बिहार में ताल ठोक रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमीन पर हालत क्या है। कई एजेंसियों ने पिछले कुछ समय में इसे लेकर सर्वे किया। आपको एक एजेंसी का डेटा बताता हूं कि किसे कितनी सीटें मिलने का दावा ये एजेंसीज कर रही हैं। जेवीसी के सर्वे में एनडीए को 131 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 81 से 103 सीट पर सिमट सकती है। पीके की जन सुराज को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 6 सीट जा सकती है। इसी तरह लोक पोल के सर्वे में एनडीए को 105 से 114 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन के खाते में 118 से 126 सीट जा सकती है, अन्य को 2 से 5 सीट मिल सकती है। स्पीक मीडिया के मुताबिक एनडीए को 158 सीटें मिल सकती हैं, महागठबंधन को 66 सीटें आ सकती हैं, और मेट्राइज के मुताबिक एनडीए को 150 से 160 सीटें आ सकती हैं, महागठबंधन को 70 से 85 सीट आ सकती है, अन्य के खाते में 9 से 12 सीटें जा सकती हैं। यानी अगर इसका एवरेज निकालिएगा, इन चारों जो ओपिनियन पोल है इनका, तो मोटे तौर पर एनडीए के लिए 141 सीट का अनुमान है और महागठबंधन 100 से नीचे 90 सीट पर रह सकती है। यह आज की डेट में, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब एनडीए को भारी बढ़त दिखा रहे हैं सारे सर्वे। लेकिन अब जब बिहार की चुनावी तारीखें आ गई तो एक बार यह भी होगा कि बिहार में पिछले 20 साल में क्या बदला, आगे क्या चैलेंज है। अब लालू यादव के राज से नीतीश कुमार के राज को कंपेयर करें, बिहार कितना बदला यह भी समझना जरूरी है। जैसे पर कैपिटा इनकम साल 2005 में करीब 7,539 रुपए की पर कैपिटा इनकम थी। आज की डेट में वो बढ़कर 66,800 रुपए हो गई। बिहार की सड़कों का हाल देखिए, साल 2005 तक बिहार की 14,668 किलोमीटर की सड़क थी, आज ये बढ़कर 26,000 किलोमीटर हो चुकी है। गांव की कनेक्टिविटी को देखिए, साल 2005 से पहले ये केवल 835 किलोमीटर थी, उसे बढ़ाकर अब 1,17,000 किलोमीटर किया गया है। बिजली का हाल आपको बताता हूं, साल 2005 तक 45 ग्रिड सब स्टेशन थे बिहार में, अब ये 2024 अक्टूबर तक बढ़कर 179 हो चुके हैं। घर घर बिजली पहुंचने लगी है। जो ट्रांसमिशन लाइंस 5,000 किलोमीटर की हुआ करती थी वो बढ़कर 20,393 किलोमीटर की हो गई। बिहार के विकास के लिए खर्च भी बंपर बढ़ाया गया। साल 2005 के मुकाबले 2023-24 में देखें तो सोशल सर्विस सेक्टर में 13 गुना ज्यादा खर्च हुआ, स्वास्थ्य पर 13 गुना ज्यादा खर्च हुआ, शिक्षा पर भी 13 गुना ज्यादा खर्च हुआ। साल 2005 से पहले बिहार का औसतन विकास दर करीब 5% ठहरता था, अब यह बढ़कर करीब 9.2% पर आ गया है। यानी जो लोग ये पूछते हैं कि भाई बिहार में लालू यादव के जाने के बाद बिहार में क्या हुआ, उनके लिए आंकड़े हैं। हालांकि बिहार को अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन यह दिखाता है कि लालू जी के जाने के बाद बिहार ने रफ्तार पकड़ी।
अभी भी बिहार के सामने बड़े बड़े चैलेंज बचे हुए हैं। हालांकि शिक्षा, इंडस्ट्री, रोजगार, पलायन की समस्या है। बिहार की गिनती आज भी पिछड़े राज्यों में ही होती है। पूरे देश में बिहार के करीब 75 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बिहार की कुल जनसंख्या का 7% है। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब राज्य है। इसकी करीब 34% आबादी गरीब है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और देश के अंदर बिहार के अंदर ही सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे आते हैं। यानी अभी भी नीतीश कुमार का जो सुशासन का राज है, उसमें बहुत सारे काम होने बचे हुए हैं। लेकिन क्या जनता उन्हें और ये काम करने के मौके देगी या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर विश्वास करेगी? ये अब क्लियर हो जाएगा। लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, ये मान के चलिए।